जय हिंद। आप सबका अपना चैनल शक्ति एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम यूपी पुलिस एसआई सभी के लिए हिंदी जहां से पूछी जाती है अति महत्वपूर्ण श्रृंखला संधि समास व्याकरण के विशेषण सभी टॉपिकों को कवर किया है। तो इसमें आपका अपना टेस्ट भी होगा। तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। अति महत्वपूर्ण है। पहला है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है कि मुमुक्षु, मुमूर्षा, इक्ष्वाकु या कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन मुमुक्षु। मुमुक्षु उस व्यक्ति को कहते हैं जो मोक्ष की इच्छा रहता है। मूर्छा जो मृत्यु की इच्छा रखता है उसको हम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है आत्मीय शब्द की भाववाचक संज्ञा है। पहला आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर। पहला ऑप्शन है आत्मीयता, दूसरा ऑप्शन है आत्मीया, तीसरा आत्मीयपन या चौथा आत्मीयत। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन पहला आत्मीयता। आत्मीय शब्द का भाववाचक आत्मीयता होता है। तीसरे प्रश्न की श्रृंखला में देखते हैं बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा क्या है। तो बुरा में बुराई ऑप्शन, दूसरा है बुरापन या बुरापा या बुराईपन। तो आप सभी जानते हैं बुरा का भाववाचक हम बुराई बनाते हैं, बुरा से बुराई होता है। अति महत्वपूर्ण क्लास रहेगी, अंत तक बने रहें। चौथा है जाति एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है। आपको इसमें गलत बताना है, जैसे कुत्ता पिल्ला, पर्वत हिमालय या नगर जयपुर या चौथा है स्त्री श्वेता। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कुत्ता पिल्ला, क्योंकि देखिए पर्वत जातिवाचक, हिमालय क्या हो गया नाम हो गया, नगर जातिवाचक जयपुर नाम हो गया, स्त्री स्त्री जातिवाचक श्वेता नाम हो गया, लेकिन कुत्ता और पिल्ला दोनों जातिवाचक ही है। पांचवा प्रश्न है बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा। पहला ऑप्शन है बुढ़ापा, दूसरा है बूढ़ी या तीसरा है बूढ़ापन। तो बूढ़ापान इसमें कौन सा हो जाएगा। तो बूढ़ा का सभी जानते हैं बुढ़ापा होता है, भाववाचक बुढ़ापा होता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं छठा कि शताब्दी शब्द में समास कौन सा है। समास वाले प्रश्न आ गए। पहला द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो देखिए शताब्दी क्या है कि ये द्विगु समास होता है, क्योंकि जिसमें जैसे नवग्रह, चौराहा, पंचमुख, षटमुख इस तरह के शब्द जो पहला ही पद संख्या बता दे तो वो हो जाता है द्विगु समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर है लवकुश, भरपेट या त्रिभुवन या छत्रधारी। तो अव्ययी भाव का समास का हो जाएगा भरपेट, जैसे रात रात, यथाशक्ति। ये कहीं शब्द दो बार आए तो भी अव्ययी भाव समास होता है। यहाँ पर भरपेट हो जाएगा, यानी पेट भर के, अव्ययी भाव समास है जिसका प्रथम पद अव्यय होता है। आठवां प्रश्न है आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है। तो आजन्म पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है द्वंद्व या चौथा है द्विगु। तो सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर। तो सही ऑप्शन यहाँ पर अव्ययी भाव ही होगा। आजन्म, आजन्म का मतलब क्या, जो जन्म से लेकर आजन्म, तो जन्म से लेकर मतलब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास होगा। पहला है बहुव्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बहुव्रीहि, क्योंकि पीला है अंबर जिनका, अर्थात किसको, तीसरी तरफ इंगित कर रहा है, विष्णु भगवान यानी कृष्ण भगवान को। अगला प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बहुव्रीहि समास। क्यों, क्योंकि नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शंकर, जो तीसरे अर्थ की ओर इंगित करता है वह बहुव्रीहि समास होता है। अगला प्रश्न है निश्चल में कौन सी संधि है। अब संधि वाले प्रश्न आ गए। पहला है अयादि, विसर्ग या वृद्धि या डी है गुण। तो कौन सा निश्चल में संधि होगी। तो विसर्ग संधि होगी। विसर्ग संधि निश्चल में होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जरा हम विश्लेषण में देखते हैं। विश्लेषण में देखते हैं कि निश्चल शब्द में विसर्ग संधि है जिसका संधि विच्छेद निह धन चल होता है, जिसमें जो विसर्ग है इसके बाद च आने पर जो आधा स है उसी का ये स हो जाता है। तो जो विसर्ग है उसी के जगह पे हम वहाँ पर आधा स लगाते हैं, तो निश्चल में विसर्ग संधि। तथापि में कौन सी संधि है। तो तथापि में पहला है दीर्घ, दूसरा वृद्धि, तीसरा विसर्ग या चौथा गुण। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा दीर्घ संधि, क्योंकि इसका संधि विच्छेद होता है तथा धन अपि, यानी कि बीच में आ की मात्रा। तथापि शब्द में दीर्घ संधि में स्वर संधि का ये प्रकार है पहला दीर्घ संधि, क्योंकि तथा धन अपि और अ मिल के आ हो जाता है, यानी आ मिल के भी आ होता है, अ मिल के भी आ होता है। पवन, पवन का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प धन अवन या प धन वन या पो धन अन या पौ धन अन।
तो पवन का संधि विच्छेद कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पो धन अन, पो धन अन होता है। इसके जरा हम विश्लेषण में देखते हैं। पवन शब्द में आयाद स्वर संधि होती है जिसका सही संधि विच्छेद पो धन अन है, जहाँ पर ओ और अ मिलकर औ बन जाता है, तो इसीलिए पो धन अन यानी पवन, ओ और अ मिलके औ बन गया यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद यहाँ पर आप देखेंगे पुनर्धन जन्म, अगला है बी पुधन नरजन्म, सी है पुनः धन जन्म या पुनर्धन आजन्म। तो इसमें सही आपका क्या हो जाएगा, सही संधि विच्छेद पुनः धन जन्म हो जाएगा। यहाँ पर अह जो विसर्ग लगा है यह ऊपर जा करके आधा रेफ युक्त वर्ण हो जाता है। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत बार VIMP इसको नोट करेंगे, मन धन रथ, मन धनोरथ या मनोरथ या मन धन रथ। सही ऑप्शन होगा मन धन रथ। यहाँ पर अ की मात्रा ओ में परिवर्तित हो जाती है, तो अ की मात्रा ओ में यहाँ पर मन धन रथ हो जाएगा मनोरथ का। 16 नंबर है डॉक्टर चंदा आदम्य की धनी थी, तो बीच में कौन सा शब्द है जिसको बताना है, तो इसमें एक साहस शब्द है जिसका आपको बताना है कि कौन सा जो है विशेषण है। यहाँ पर साहस की धनी थी, तो डॉक्टर चंदा अदम्य साहस की धनी थी। सही ऑप्शन भाववाचक, क्योंकि साहस शब्द जो है भाववाचक संज्ञा होता है। आगे यहाँ पर 17 नंबर देखते हैं, चौथा पांचवा कैसे विशेषण है, ये किस तरह के शब्द जो हैं विशेषण आते हैं। आवृत्ति सूचक हैं, समुदाय बोधक है, क्रमवाचक या परिमाणवाचक। तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा क्रमवाचक, क्योंकि चौथा पांचवा पहला दूसरा तीसरा ये क्रमवाचक विशेषण होते हैं। ये प्रश्नों की श्रृंखला है, हम इस पर वीडियो डालेंगे जिसपे एक एक टॉपिक को भी पढ़ाएंगे। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण है, शक्तिशाली, शक्तिम, शक्ति या शाक्त। तो सभी जानते हैं शक्ति से शक्तिशाली बनाया जाता है, यानी कि विशेषण सही हो जाएगा शक्तिशाली, तो शक्ति से शक्तिशाली। अगला प्रश्न है कि कर्म का विशेषण क्या है। कर्म का कर्म या कार्मिक या कर्मठ या कार्य, तो कर्म का विशेषण कर्मठ हो जाता है, यानी कि नहीं बोलते बहुत कर्मठ आदमी है, मैंने बहुत कार्य करने वाला, तो ये विशेषण उसका हो जाएगा। पूजा का विशेषण क्या होगा, पहला है पूजा, पूजन या पूज्य या कोई नहीं, तो इसमें पूज्य हो जाएगा यहाँ पर। सही ऑप्शन सी कि पूजा से ये पूज्य नहीं बोलते, वो आदमी पूज्य है, वो हमारे लिए पूज्य है। मान्यता का विशेषण, तो मान्यता में मान्य है, मान है या सी मान्य या डी मानतीत, तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा मान्य, मान्यता यानी कि मान्य से मान्यता विशेषण बनता है। आगे देखते हैं नी उपसर्ग से बना शब्द, नी से कौन सा उपसर्ग बनता है, निराकार, निर्मल या नियंत्रण या निरोग। सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा निरोग, नी उपसर्ग से निरोग बनता है, निराकार निर्मल नियंत्रण नहीं होगा, निरोग होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न में कह रहा है प्रत्युपकार में उपसर्ग है, बहुत बार ये पूछा गया प्रत्युपकार प्रत्येक वाला, तो प्र है, प्रति है, पर है या प्रत्यय है, तो इसमें बहुत सारे लोग भूल कर देते हैं प्र, इसमें प्रति सही शब्द होगा, उपसर्ग होगा इसके लिए। प्रत्युपकार में प्रत्येक के लिए भी प्रति होता है, प्रतिध्वनिक प्रत्येक। अनुपसर्ग का उदाहरण है, इसमें आप देखेंगे पहला है अनुदित, बी है अनुदार या सी है अनुपयोगी या डी अनंत। तो सही ऑप्शन यहाँ पर अनुदित, अनुदित में अनुपसर्ग उदाहरण लगा, यानी अनु से अनुदित मिला के, अनु से अनुराग, अनु से अनुग्रह, इस तरह के हम उपसर्ग लगाकर नए नए शब्दों की रचना करते हैं। शब्दारंभ में उपसर्ग नहीं है, इसमें कौन सा शब्द के आरंभ में उपसर्ग नहीं है, कौन सा ऐसा शब्द है, स्वागत, अभ्यागत, आगत या क्रमागत, तो डी ऑप्शन क्रमागत, क्योंकि सभी में इसमें आ, इसमें अ, इसमें स्व, इसमें यहाँ पर क्या लगा है उपसर्ग लगा है, लेकिन क्रमागत में उपसर्ग नहीं लगा है। 27 नंबर है कि किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, आपको देखना है इसको ध्यान से। अपनी पगड़ी बांध कर आओ, इसे गुप्त रहस्य ही रहने दो, या सी मैं प्रातः काल के समय नित्य टहलता हूँ, या डी आप तो आ गए पर तुम्हारा भाई नहीं आया। सही ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आप तो आ गए पर आपका भाई नहीं आया यहाँ पर सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा है, तो आपके साथ तुम्हारा नहीं आता है, इसीलिए यह अशुद्धि है। आगे प्रश्न देखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस रेखांकित पदों में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है, पुरुषवाचक है या संबंधवाचक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर संबंधवाचक, क्योंकि लाठी और भैंस के बीच में संबंध की बात हो रही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सभी जानते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, 3, 4, 5 या 6। तो सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 6 ऑप्शन सर्वनाम के भेद होते हैं।
अगला प्रश्न हम देखते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है कल कोई आया था, बी ऑप्शन यह घर बहुत सुंदर है, सी वे लोग कहाँ जा रहे थे, या यह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। तो सही ऑप्शन वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, बाकी में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं लगा है। इसमें वह आवश्यक, तो वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें नहीं बताना है। वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है, या मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, या किसान अपने आप में मस्त हैं। सही ऑप्शन है मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि इसमें बाकी में सभी अपने आप वाला शब्द निजवाचक सर्वनाम में चला जाता है। इसमें आप लोगों का आभारी हूँ मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। अनिश्चय सर्वनाम से युक्त वाक्य कौन सा है। यह मेरी पुस्तक है, या वह कुछ खा रहा है, कौन जा रहा है, जो पढ़ेगा सो पास हो जाएगा। तो अनिश्चय का मतलब जिसकी निश्चितता नहीं हो, कुछ खा रहा है, क्या खा रहा है यह नहीं बताया गया, कुछ खा रहा है, तो इसीलिए अनिश्चय है। तो अनिश्चय सर्वनाम यहाँ पर कुछ खा रहा है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पर फिर बताना है सामान कौन लाएगा। बी ऑप्शन है आप यहाँ बैठिए, सी ऑप्शन है कि उसमें धैर्य की कमी है, डी ऑप्शन हम स्कूल जा रहे हैं। तो सही ऑप्शन यहाँ पर पहला हो जाएगा ऑप्शन ए कि सामान कौन लाएगा। आप, हम, उसमें, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम है। सामान कौन लाएगा, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट का जिक्र ही नहीं किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। आप और हम, उसमें, यहाँ पर पुरुषवाचक का उदाहरण है।